हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देवी ने अपने पांचों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया था और अलग अलग देशों में आगे की पढ़ाई के लिए भेज दिया था। जैसे बड़ा बेटा आकाश अमेरिका गया था, तो दूसरे नंबर का बेटा सुमित जापान, तीसरे नंबर का मोहन स्पेन गया था और चौथे नंबर का अक्षय नेपाल और सबसे छोटा अर्जुन पाकिस्तान में पढ़ाई कर रहा था। उन्हीं की बातें लिए एक शाम कल्याणी अपने घर में अपनी बूढ़ी पड़ोसन माया के साथ बैठी बोलती है। अरे अम्मा, क्या बताऊं, मेरे बेटों ने तो अलग अलग देशों में पढ़ाई पूरी कर ली। अब देखना, जब वो यहाँ आएंगे तो उनको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर तो मेरी जिंदगी सुकून से बीतेगी। ऐसे कैसे सुकून कल्याणी बेटा, आखिर पांच पांच बेटों की माँ हो, कम से कम उनकी शादी करने तक तो तुम्हें सुकून नहीं होगा। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही अम्मा। वैसे मेरे बेटे आ जाएं, फिर उनके लिए अपने देश की सुंदर सुशील लड़कियां ढूंढकर उनकी शादी करवाऊंगी। सही है कल्याणी बेटा। अच्छा तो बताओ, आ रहे हैं तुम्हारे पांचों रतन? अगले हफ्ते आ रहे हैं पांचों एक साथ। मैं बहुत खुश हूँ, इतने समय बाद अपने बेटों को देखूंगी। कुछ देर यूं ही माया और कल्याणी गप्पे मारती हैं और फिर माया अपने घर चली जाती है। समय गुजरता है। एक हफ्ते बाद जब सुबह सुबह कल्याणी देवी अपने बेटों के स्वागत के लिए आरती की थाली तैयार कर रही होती है, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और वो कहती है, लगता है मेरे अनमोल रतन आ गए। कब से दीदार को तरस रही थी आंखें। कल्याणी आरती की थाली लिए दरवाजे की तरफ जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने उसके 5 बेटे तो होते हैं, लेकिन उनके साथ होती है 5 लड़कियां। ये देखकर कल्याणी देवी आरती उतारने से पहले अपने बच्चों से कहती है, ये क्या, तुम पांचों तो मेरी ही संतान हो, लेकिन ये 5 किसकी संतान है? मेरा मतलब ये 5 कन्याएं कौन है तुम्हारे साथ? माँ, ये पांचों आपकी बहुएं हैं। मेरे साथ जो खड़ी है वो है मेरी पत्नी ऐना। सुमित के बगल में जो खड़ी है वो है उसकी पत्नी एमिका। मोहन के साथ है उसकी पत्नी एंटोनियो। और मेरे साथ वाली मेरी पत्नी दीक्षा। और अर्जुन के साथ में जो खड़ी है वो उसकी पत्नी उल्फत। वाह रे मेरे कपूतो, तुम्हें मैंने 5 अलग अलग देशों में पढ़ने भेजा था, न कि वहाँ की अलग अलग लड़कियों को ब्याह के लाने के लिए। बताओ, इन 5 देश की अजीब चिड़ियाओं को मैं कैसे संभालूंगी? माफ कीजिएगा गुस्ताखी के लिए अम्मी जान, लेकिन हम जैसी भी हैं, है तो आपके बेटे की बेगम ही, और अब आपको हमें कबूल करना ही पड़ेगा। इमावाता शिता चिहा किता नोड़ो। अरे अरे, ये क्या कह रही है? एक पल के लिए मैं उर्दू के बोल समझ भी लूं, पर ये क्या कह रही है? अरे एमिका, तुमको मैंने हिंदी सिखाई है ना, तो हिंदी में बात करो। वैसे माँ, इसके कहने का मतलब है कि अब आपकी बहुएं आ गई हैं, तो उनका स्वागत कर ही लो। हाँ माँ, अब अपनी नाराजगी छोड़कर हमें अंदर आने दो। कल्याणी अपने गुस्से को साइड रखकर अपनी अलग अलग देशों से आई 5 बहुओं का गृह प्रवेश करवाकर उनको घर में दाखिल करती है और सारी की सारी अपने अपने कमरों में अपने पतियों के साथ आराम करने चली जाती हैं। अगले दिन जब पांचों तैयार होकर नीचे आती हैं, तो उनको देखकर कल्याणी कहती है, आ गई पांचों बहुओं, चलो अब आ गई हो तो जाओ और अपनी पहली रसोई की रस्म में कुछ मीठा बना लो। गुस्ताखी माफ करिए अम्मी जान, लेकिन एक ही रसोई घर में हम पांचों कैसे काम कर सकती हैं? यस मदर इन लॉ, शी इज एब्सोल्युटली राइट। मदर लूं? किसकी मदर लूं और मैं क्यों लूं? उसका मतलब है कि उल्फोत सही कह रही है। दीक्षा आपा, उल्फोत नहीं उल्फत। उल्फत नाम है मेरा। यस गोमे नासाई। ये गोमो कौन है? मेरा मतलब माफ करना। सीसो गोरा और दिगा में रापिदो क्यों है? ए चुप, मैं कह देती हूँ तुम पांचों को, विदेश में पढ़ाई मेरे बेटों ने की है, मैंने नहीं की, इसलिए मेरे से हिंदी में बात करो। ओके सासू माँ, मैं कह रही थी कि जल्दी से बताओ क्या करें। एक एक करके अपनी अपनी डिश बना लो। सबसे पहले बड़ी बहू बनाएगी, फिर उसके बाद वाली और फिर उसके बाद वाली, ऐसे ही पांचों लाइन से बना लेना। इतना कहकर कल्याणी तो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसकी 5 अलग अलग बहुएं डिश भी अलग अलग ही बनाती है, वो भी अपने अपने देश की। कुछ देर में जब कल्याणी अपने बेटों के संग नीचे टेबल पर नाश्ते के लिए बैठी होती है,
तो अपनी बहुओं से कहती है, लाओ दिखाओ पांचों ने क्या बनाया है। सासू माँ ये लो पहले मेरी डिश खाओ। इसका नाम है अंथैटी क्रेमा काटलाना। ये क्या किसी जगह के नाम पर बनाई है क्या? माँ जी आप ये खाइए, ये मैंने बनाई है, माची को डांगो। अरे वाह मेरी जान, मोची को डांगो बनाया है। ये कैसा नाम है? डांगो डंगर से बनवाया है क्या? हे मॉम, इट्स माय डिश पुडिंग। अब इसने क्या बनाया है? पूपू। माँ उसने पुडिंग बोला, इसका मतलब हलवा बनाया है। और अम्मी जान हमने सेवइयाँ बनाई है। चलो पांचों अपनी अपनी डिश रख दो मेरे सामने, मैं सबकी डिश चख लूंगी। कल्याणी अपनी 5 बहुओं के हाथ का बना मीठा खाकर उन्हें नेक देती है और ऐसे ही दिन गुजरते हैं। माना कल्याणी को अपनी 5 अलग अलग देश से आई बहुओं की भाषा को समझने में कई बार दिक्कत होती थी, लेकिन उसकी बहुएं भी अपनी सास के लिए कोशिश कर रही थी कि वो हिंदी में ही बात करे। आखिर जैसा देश वैसा भेष। खैर अब बहुएं आई थी तो मुंह दिखाई तो करनी ही थी। तो उनके आने के 1 हफ्ते बाद कल्याणी अपनी 5 बहुओं की मुंह दिखाई रखती है, जिसमें वो आसपास की सब औरतों को बुलाती है। सब औरतें आती हैं, जिनमें माया भी आकर कल्याणी से कहती है, कल्याणी बहन तुमने तो कहा था तुम अपनी बहुएं एकदम देसी लाओगी, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। तुम्हारे बेटे आए तो अलग अलग विदेशी बहुएं उठा लाए, सारी की सारी अलग अलग देशों से, और एक तो हमारे दुश्मन देश से है। दुश्मन तो तुम जैसे लोग होते हैं अम्मा, एक दूसरे के। मैंने तो अपने पड़ोसी देश को कभी अपना दुश्मन नहीं माना, और यहीं रहने वाले लोग वहाँ गए हैं तो अपने ही घर के सदस्यों को कोई दुश्मन कहता है क्या? वो सब छोड़ो, तुमको इनकी भाषा समझ आती होगी। सुना है एक स्पेनिश बोलती है, एक जापानी, एक नेपाली और एक तो अंग्रेजन है। गुस्ताखी माफ आंटी जान, लेकिन अम्मी जान को हमें समझने में कोई तकलीफ नहीं होती। हम 5 भले ही अलग अलग देश से आई हैं, लेकिन हमारे देश में भी ससुराल की इज्जत को बनाए रखने का ही कलमा पढ़ाया जाता है। यस उल्फत, इट्स राइट एंड यू हैव नो राइट टू मेक फन ऑफ एनी सच अ पर्सन। अम्मा इंग्लिश तो तुम्हें आती ही होगी या नहीं आती? अरे ना आती तो मेरी बहुओं को हिंदी आती है, वो तुम्हें हिंदी में समझा देगी कि मेरी बड़ी बहू ने क्या कहा है। मुखेर लोका। एंटोनियो की बात पर कल्याणी की सारी बहुएं हंसने लगती है। ये देखकर माया को अपनी बेइज्जती महसूस होती है, जिस पर वो बोलती है, अरे कल्याणी तुमने क्या अपनी 5 बहुओं से अलग अलग भाषा में हमारा मजाक बनवाने बुलाया था? आंटी जी मजाक अपना आपने खुद ही बनवाया है। इतना कुछ सुनने के बाद माया तो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कल्याणी की बहुओं की मुंह दिखाई अच्छे से होती है। गुजरते समय के साथ उसकी 5 बहुएं अलग अलग देश की होने के बावजूद एक हिंदुस्तानी बहू के सारे फर्ज निभाती है। ये देखकर कल्याणी एक दिन अपनी बहुओं को अपने पास बुलाकर उन 5 को एक एक हार देकर कहती है, बहुओं मुझे लगा था तुम 5 अलग अलग देशों से हो तो ना जाने कैसे एडजस्ट करोगी यहाँ। मैं तुम सबको तुम मुझे समझ भी पाओगी या नहीं, लेकिन मैं गलत थी। मुझे लगता था संस्कार सिर्फ हिंदुस्तानी लड़कियों में ही होते हैं, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। माँ जी आपने भी हमें बहू नहीं बेटी बना के रखा। शुरू में हमें कितनी प्रॉब्लम हुई, लेकिन आपने तब भी हमें डांटा नहीं। जी अम्मी जान आप तो लाजवाब है। टी आमो मदर इन लॉ। क्या लो? She's saying she love you. माँ पानी ती मिलाए माया गुच्छू आमा। She's also saying I love you, mother-in-law. अच्छा बहू, आई लव यू टू। कल्याणी की इस बात पर उसकी सारी बहुएं हंसने लगती है, और ऐसे ही ये 5 अलग अलग देश से आई 5 बहुएं एक साथ प्यार से अपनी सास और पति के साथ एक ही घर में रहती है। नूपुर का फिगर ऐसा था कि कोई भी उसे एक बार देख लेता तो बस देखता रह जाए। गली मोहल्ले क्या शहर भर में उसके आशिक थे, और होते भी क्यों ना, उसने एक दिन में 2-2 बार जिम जा जाकर बिकनी बॉडी बनाई थी।
और इस बिकनी बॉडी को दिखाने के लिए वो हमेशा बिकनी पहनना चाहती थी। लेकिन घर वालों के स्ट्रिक्ट होने की वजह से वो बस सूट पहनती थी और जिम भी सूट में ही जाती थी। उसका सपना था कि उसको मॉडर्न ससुराल मिले ताकि उसके शौक भी पूरे हो जाएं और घर वालों से डांट भी ना पड़े। कुछ समय बाद उसके लिए अंकुर नाम के लड़के का रिश्ता आता है और अंकुर अपनी माँ रत्ना के साथ उसे देखने आता है। रत्ना की माँ नुपुर को देखकर नुपुर की माँ शीतल से कहती है, देखिए बहन जी, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है और हमारे घर आकर तो वो राज करेगी। मैं बड़े प्रैक्टिकल ख्यालों वाली सास हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि लड़का लड़की एक बार अकेले में एक दूसरे से बात कर ले तो हम रिश्ता पक्का करके शादी की डेट निकलवा ले। और हाँ बहन जी, मुझे दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। आप बस लड़की को 2 जोड़ी भी दे देंगी तो वो भी चलेगा। मेरी बेटी की तो भाग खुल गई जो इतनी ऊंची विचारों वाली सास मिली है। जाओ बच्चों, तुम दोनों अंदर जाकर थोड़ी बातें कर लो। शीतल और रत्ना की बात मानकर नुपुर और अंकुर अकेले में बात करने कमरे में चले जाते हैं और नुपुर अंकुर से कहती है, देखिए मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है और आप तो जानते हैं ना कि मैं कितनी फिट हूँ, तो मुझे अपनी पसंद के कपड़े पहनना बहुत पसंद है। अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मैं शादी के बाद भी अपने पसंद के कपड़े पहनना ही पसंद करूँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी फैमिली बहुत मॉडर्न है, वो आपको कभी भी कुछ पहनने से मना नहीं करेंगी। इतनी बातों के साथ थोड़ी और बातें करके दोनों बाहर आते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं, जिसके बाद उनका रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ समय बाद शादी भी हो जाती है। और शादी के बाद अपने ससुराल आने पर नुपुर शादी के अगले दिन सुंदर सी पीले रंग की बिकनी पहनकर अपने पति को जगाते हुए कहती है, और जाओ, सुबह हो गई है, नाश्ता कर लो, चलो नहा लो। अंकुर नींद से आंखें मसलता हुआ जागता है और नुपुर को बिकनी में देखकर कहता है, अरे ये क्या, तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं पहने? सुबह हो गई है, किसी ने देख लिया तो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने जीन्स और बिकनी पहनी है, तुम्हें दिख नहीं रहा? मेरी माँ, बिकनी के ऊपर तो कुछ पहन लो, सब देखेंगे तो क्या बोलेंगे? देखो, मैंने शादी के पहले ही कहा था मैं जो मर्जी हो वो पहन सकती हूँ, तो अब ये नाटक करके तो मुझे दिखाओ मत। तुम्हारी चाय टेबल पर रखी है, पी लेना, मैं नीचे जा रही हूँ। इतना कहकर नुपुर नीचे चली जाती है और अंकुर हैरानी से उसे देखने लगता है। नुपुर नीचे आती है तो उसका ससुर जोगी और सास रत्ना बैठकर चाय पी रहे होते हैं और जैसे ही जोगी की नजर अपनी बहू पर जाती है, उसकी चाय का कप हिलने लगता है और जोगी का कप हिलते देखकर रत्ना कहती है, अरे ये क्या वाइब्रेट मोड पे चले गए? कुर्ते की जेब में मोबाइल बज रहा है क्या? तुम भी वाइब्रेट मोड में चली जाओगी? पीछे तो देखो, पीछे। बहू, ये क्या पहना है तूने? तू कुछ पहनना भूल नहीं गई? माँ जी, पहने तो है बिकनी और जीन्स। आपने तो बोला था कि आप बड़ी मॉडर्न हैं और आपने तो खुद ही कहा था कि बेटी 10 जोड़े में चाहिए। मैं तो फिर भी 5 जोड़ी बिकनी ले आई। अब मैं रोज बदल बदल कर पहनूंगी। अच्छा, अब मैं सबके लिए पराठे बनाने जा रही हूँ, लेकर आती। इतना कहकर नुपुर रसोई में चली जाती है और पराठे बनाने लगती है। किसी तरह दिन बीतता है और अगले दिन नुपुर की मुंह दिखाई होनी थी और नुपुर सुंदर सी लाल रंग की बिकनी के ऊपर साड़ी डालकर तैयार होती है और रत्ना उसके कमरे में आकर कहती है, अरे सत्यानाश हो बहू, सब मेहमान नीचे तेरा इंतजार कर रहे हैं और तूने आज भी साड़ी के नीचे बिकनी डाल दी। तू उर्फी जावेद की फैन है या सोफिया की? बस भी कर। माँ जी, बिकनी डाली है ये दिखा, साड़ी डाली है ये नहीं दिखा। मैं तो ऐसे ही जाऊंगी। आप बताओ, चलो या नहीं, या यहीं करवा लूं अपनी मुंह दिखाई? रत्ना मरती क्या ना करती, वो अपनी बहू को ऐसे ही ले जाती है। सब पड़ोसी उसके सामने तो कुछ नहीं कहते, लेकिन पीछे से रत्ना के खिल्ली उड़ाते हैं और मुंह दिखाई करके चले जाते हैं। दिन बीतते हैं। अब नुपुर अपनी 5 बिकनी रोज बदल बदल कर पहना करती। एक दिन नुपुर ब्लैक रंग की बिकनी पहनकर अंकुर के साथ मॉल जाती है और नुपुर को बिकनी में देखकर एक मोटी सी औरत चिढ़ जाती है और उसके बगल से निकलते हुए कहती है, हाय राम, ये देखो जरा, इस लड़की को बिकनी पहनकर मॉल आई है। आजकल तो लोगों को शर्म ही नहीं रह गई है, कुछ भी पहनकर निकल पड़ते हैं। ये सुनकर नुपुर कोई जवाब नहीं देती, लेकिन ये सुनकर अंकुर को बहुत गुस्सा आता है और वो पलटकर
उस औरत को जवाब देता है। माफ करना बहन जी, ये सब पहनकर निकलना सबके बस की बात नहीं है। वो क्या है ना कि भगवान सबको इतना अच्छा शरीर नहीं देता कि वो शो कर सके, और लगता है कि आपके शरीर की तरह आपकी सोच भी मोटी है। इसलिए आज के बाद मेरी बीवी के बारे में कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना। उसका जो मन करेगा वो पहना करेगी वो। अंकुर को ये सब कुछ कहता देखकर नुपुर को अच्छा लगता है और अंकुर की सोच पर गर्व होता है। दोनों शॉपिंग करके घर वापस आ जाते हैं। एक दिन रत्ना अपनी बहू को पड़ोस में संयोगिता की बेटी की मेहंदी के फंक्शन में लेकर जाती है, ये सोचकर कि वहाँ लोगों का पहनावा देखकर शायद उसकी बहू में थोड़ा बदलाव आएगा। लेकिन नुपुर वहाँ भी ग्रीन कलर की बिकनी पहनकर जाती है और रत्ना को बड़ा अजीब लगता है। तभी उन दोनों के पास वहाँ उनकी पड़ोसन संयोगिता आकर कहती है, मुझे अच्छा लगा देखकर कि नुपुर तुम्हारे विचार इतने मॉडर्न हैं। जो तुमने बिकनी पर साड़ी डाली है, तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। और रत्ना जी आप भी बड़ी मॉडर्न हैं और आप में लोगों से डरने की आदत नहीं है, इसलिए अपनी बहू को उसकी पसंद के कपड़े पहनने देती हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। संयोगिता, मुझे लगा था कि यहाँ आकर मेरी बहू के विचार बदल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मेरे ही विचार बदल गए। संयोगिता, सब मेरी बहू को ऐसे देखकर मेरी और उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। मुझे अच्छा लगा कि तूने हमें सपोर्ट किया। मैं हमेशा हर औरत को सपोर्ट करूंगी, ये उसकी चॉइस है कि उसे क्या पहनना है। अच्छा नुपुर बहू, सुनो, मैंने एक बिकनी ब्रांड लॉन्च किया है और मैं चाहती हूँ कि उसकी मॉडल तुम बनो। देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं होंगे तुमको देने के लिए, क्योंकि ब्रांड अभी नया है, लेकिन जिन बिकनी में तुम शूट करोगी वो बिकनी मैं तुम्हें दे दूँ। संयोगिता की बात सुनकर नुपुर अपनी सास की तरफ देखती है। तभी रत्ना अपनी बहू को देखकर कहती है, बेटी, जब मैंने तुझे जुबान दी थी तो तुझे जो पहनना है पहन सकती है, ये तेरा हक है। संयोगिता मेरी बहू ये शूट जरूर करेगी। जिसके बाद नुपुर घर आती है और रत्ना का उसके लिए सपोर्ट देखकर उसके गले लग जाती है। जिसके बाद वो अपनी सेहत का और अच्छे से ख्याल रखती है और संयोगिता के बिकनी ब्रांड की मॉडल बन जाती है और अलग अलग 5 तरह की बिकनी में शूट करती है। जिसके बाद शूट खत्म होने पर वो संयोगिता से 5 बिकनी एज अ गिफ्ट लेती है, जिसे पाकर नुपुर बहुत खुश थी। तभी रत्ना प्यार से नुपुर को कहती है, बेटी, मैं बस ये चाहती हूँ कि तू बिकनी पहन, लेकिन और भी कपड़े ट्राई कर, जैसे सूट, साड़ी, लहंगा, जीन्स टॉप और बाकी सब। ठीक है माँ जी, अब से मैं बिकनी के अलावा भी और सारे ड्रेसेस पहन लिया करूँगी। आपको कभी निराश नहीं करूँगी। अब नुपुर शादी बाद कभी कभी बिकनी डालती और कभी कभी कुछ और। कुछ दिनों बाद अंकुर और नुपुर हनीमून पर जाते हैं और वहाँ भी नुपुर बस सुंदर बिकनी डालती है और जो उस पर बहुत जचती है, और बिकनी शूट के कारण उसे और भी कई शूट्स के ऑफर आने लगते हैं और वो शादी के बाद भी एक टॉप की मॉडल बन जाती है। ज्योति को हमेशा से लिप बाम लगाने का बहुत शौक था। उसी के साथ उसका दिल भी बहुत छोटा था। वो अपनी चीजें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, खासकर अपना लिप बाम, जिसे वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। एक दिन शाम के समय बाहर जाने के लिए वो तैयार हो रही होती है। तभी उसकी ननद शीला उसके कमरे में आकर कहती है, भाभी, आप इतनी तैयार हैं, कहाँ जा रही हैं? हाँ शीला, वो मैं भी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही थी। बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए मुझे, तो सोचा आज जाकर थोड़ा मिल लूं, मूड फ्रेश हो जाएगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी आप घर के चक्कर में जल्दी बाहर कहाँ निकल पाती हैं? वो सब तो ठीक है, लेकिन आज मैडम की सवारी कॉलेज से आते ही मेरे कमरे में कैसे? मैं आपको कुछ बताने आई थी भाभी, और देखो बातों में लग गई। हाँ बोलो ना। भाभी, आज तो कमाल ही हो गया। कॉलेज में सबने आज मेरी लिपस्टिक, मेरा मतलब आपके लिप बाम की इतनी तारीफ की, मजा ही आ गया। मेरा लिप बाम? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा लिप बाम तुम्हारे पास कैसे आया? भाभी, वो जब आप सुबह किचन में काम कर रही थी ना, तो मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई थी, तो मैंने आपके कमरे में आकर आपकी लिपस्टिक, मेरा मतलब लिप बाम यूज कर लिया और उसे लेकर चली भी गई। शीला, ये बहुत गलत बात है। पहली बात तो ये कि किसी के भी कमरे में ऐसे बिना पूछे नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे बिना पूछे किसी की चीजें यूज नहीं करनी चाहिए और ना लेनी चाहिए। आगे से तुम ध्यान रखना।
जी भाभी। एक छोटे से लिप बाम के लिए ज्योति अपनी ननद की इंसल्ट कर उसे अपने कमरे से जाने के लिए बोल देती है। कुछ समय बाद राज ऑफिस से घर आकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसकी बहन शीला उसके लिए पानी लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, भैया पानी ले लीजिए। क्या बात है, आज पानी बिना मांगे मिल गया। और ये क्या, तेरी शक्ल पर 12 क्यों बजे हैं? आज कॉलेज में ज्यादा डांट पड़ गई क्या टीचर से? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, कॉलेज में कुछ हुआ ही नहीं है। कोई और बात? ऐसा नहीं है भैया, बस थोड़ी तबीयत खराब है। ओके, अब तू एक काम और कर दे, मेरे रूम में जाकर मेरा लैपटॉप ले आ। भैया और कोई काम हो तो बोल दो, बस अपने रूम में जाने के लिए मत बोलो। इतना कहकर शीला वहाँ से चली जाती है, जिस पर नाराज होकर वो खुद ही अपने रूम में जाता है, जहाँ ज्योति आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी राज ज्योति से कहता है, यार इस घर में कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है। क्या हो गया राज जी, आप क्यों इतना गर्म हो रहे हो? कुछ नहीं यार, मुझे काम करना था। मैंने शीला को बोला कि जाकर मेरे रूम से लैपटॉप ले आ, वो मना करके वहाँ से चली गई। अच्छा हुआ, मेरी बात पहले ही समझ आ गई। मैंने ही उसे कमरे में बिना पूछे आने के लिए मना किया था, इसी वजह से वो नहीं आई होगी। तुम पागल हो, तुमने मेरी बहन को मेरे ही रूम में आने के लिए क्यों मना किया? क्योंकि उसने मुझसे बिना पूछे मेरा लिप बाम यूज किया, ऊपर से उसे लेकर भी चली गई। और आपको पता है मेरा एक लिप बाम कितना महंगा आता है, और मैं अपना लिप बाम किसी से शेयर नहीं करती। तुमने एक छोटे से लिप बाम के लिए मेरी बहन को इतना सुनाया? अरे वो सिर्फ एक लिप बाम है, कोई खजाना नहीं, समझी? तुम जितना जल्दी अपने लिप बाम का भूत अपने सिर से उतार लो ना, उतना ही अच्छा है। राज इतना कहकर रूम से चला जाता है। अगले दिन सुबह ज्योति तैयार होकर नीचे आती है और देखती है कि उसकी सास अनुराधा अपनी पड़ोसन विमला से बात कर रही है। तभी ज्योति उन दोनों के पास आकर कहती है, क्या बात है आंटी जी, आपकी शक्ल देखकर लग रहा है आप कुछ परेशान हैं। बहू, तुझे उससे क्या मतलब? विमला परेशान है या नहीं, तू कौन सा उसकी परेशानी दूर करेगी? जी माँ जी, हो भी सकता है मैं आंटी जी की कुछ मदद कर सकूं। बहू तू जाकर अपना काम कर, इसकी मदद मैं कर लूंगी। बताने देना अनुराधा, शायद बहू ही मेरी कोई मदद कर पाए। ये लोगों का दिमाग खराब करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती, तू जा यहाँ से। नहीं बहू, तू रुक, मैं तुझे बताती हूँ। बहू, इस गर्मी के मौसम में जो लू चलती है ना, उसके चलते मेरे होंठ फट गए हैं, जिसकी वजह से मैं जब भी अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर उन्हें छुपाने की कोशिश करती हूँ तो मेरे होठों से खून निकलने लगता है और बहुत दर्द होता है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या लगाऊं। आंटी जी बस इतनी सी बात, आप एक काम करिए, आप कुछ दिनों के लिए लिपस्टिक की जगह लिप बाम लगाइए और देखिए दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके होठ एकदम कोमल और सुंदर हो जाएंगे। सच में बहू, ऐसा हो सकता है? लेकिन बहू वो तो बहुत हल्का लगता है। जी आंटी जी, लेकिन मुझे लिप बाम लगाना बहुत पसंद है, मुझे लिपस्टिक पसंद नहीं है। जो प्रॉब्लम आपको है ना, यही प्रॉब्लम माँ जी को भी है। मैंने कितनी बार माँ जी को कहा है लिप बाम लगाया करो, लेकिन माँ जी है कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। क्या सुनो, मैं पहले तेरा लिप बाम का खर्चा पूरा होगा तभी तो कोई अपने बारे में सोचेगा। पहले तो तुझे ही 36 लिप बाम चाहिए, उसके ऊपर से तू किसी और को उसे हाथ भी नहीं लगाने देती। आप बताइए आंटी, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन है तो आप एक बार इसे ट्राई करके देख लो। माँ जी का तो काम है सुनाने का। हाँ हाँ, मैं तुझे पागल दिखाई देती हूँ ना, जो तुझे बिना बात के सुनाती रहती हूँ। तू रख अपना लिप बाम अपने पास, मुझे नहीं चाहिए ऐसी लिपस्टिक जो दिखाई ही ना दे होठों पर। माँ जी वो लिप बाम है, लिपस्टिक नहीं। हाँ हाँ ठीक है, जो भी है ये। अरे अब तुम सास बहू मिलकर लिपस्टिक और लिप बाम पर बहस मत करो। और बहू तू ये बता कि ये होठों को कोमल रखने वाला लिप बाम मिलेगा कहाँ, और मेरे लिए भी मंगवा दे। बिल्कुल आंटी जी, आजकल तो घर बैठकर ही सब कुछ मिल जाता है। ये देखिए आंटी जी, लिप बाम भी कितनी तरह के होते हैं, लेमन लिप बाम, चेरी लिप बाम, नेचुरल पिंक, मैजिक लिप बाम। अरे बस कर बहू, मुझे लिप बाम की दुकान नहीं खोलनी, अपने होठों पर लगाना है ताकि वो कोमल रहे और ठीक हो जाए। तुझे जो ठीक लगे तू एक ऑर्डर कर दे। ठीक है आंटी जी, मैं अभी एक और ऑर्डर कर देती हूँ। विमला के कहने पर ज्योति उनके लिए बहुत ही अच्छा और नेचुरल लिप बाम ऑर्डर कर देती है, जिसके इस्तेमाल से कुछ ही समय में विमला के होठ नेचुरल होठों की तरह एकदम कोमल हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और निकलते हैं और रोजाना लिप बाम लगाने और उसके इस्तेमाल करने के बाद जब उसके होठ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तभी एक दिन
विमला अनुराधा के घर फिर से आती है और देखती है कि दोनों सास बहू और उनकी बेटी शीला हॉल में बैठी टीवी देख रही हैं। तभी विमला कहती है, बहू सच में तूने तो बड़ी अच्छी चीज बताई। जो काम इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ नहीं कर पाई वो तेरे इस लिप बाम ने कर दिया और मेरे होठ बिल्कुल सही हो गए। ये तो बहुत खुशी की बात है, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब आप थोड़ा मेरी माँ जी को भी समझा दो ताकि वो भी लिप बाम इस्तेमाल करे और उनके फटे होठों का दर्द ठीक हो जाए और उन्हें बार बार उसे छुपाने की जरूरत ना पड़े। माँ भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने भी इनका लिप बाम यूज किया था, मतलब अभी भी कर रही हूँ। मैंने उसे यूज कर लिया था तो भाभी ने वो मुझे ही दे दिया। सच में वो बहुत अच्छा है, आपको आराम मिलेगा। आप भी ट्राई करके देखो, आपको पसंद आएगा। अपनी बेटी और पड़ोसन की बात सुनकर अनुराधा भी अपनी बहू से उसी की पसंद का लिप बाम ऑर्डर करवाती है और उसे यूज करती है, जिससे अनुराधा को भी विमला की तरह कुछ ही दिनों में अपने फटे होठों पर फर्क नजर आता है और लिप बाम के रोज इस्तेमाल से अनुराधा के होठों की भी समस्या खत्म हो जाती है और उसे भी अपने होठों के दर्द से आराम मिल जाता है, जिसके बाद वो अपनी बहू की बहुत तारीफ करती है और अपनी बहू के साथ साथ वो भी लिपस्टिक लगाना कम करके लिप बाम लगाना शुरू करती है, जिससे अनुराधा को दोबारा फिर कभी रूखे होठों की समस्या नहीं होती। अदिति उत्तराखंड की वादियों में रहने वाली एक लड़की थी जो बाहर से आए टूरिस्ट ट्रैवलर्स को गाइड किया करती थी। ऐसे ही एक दिन दिल्ली से नील, सौरभ और आयु नाम के कुछ लड़के उत्तराखंड की हंसी वादियों का मजा लेने के लिए आते हैं, जिन्हें अदिति गाइड करती है। वो तीनों एक पूरा दिन अदिति के साथ घूमने के बाद रात को एक होटल में रुकते हैं, जहां उसमें से एक लड़का सौरभ अदिति को खिड़की के बाहर शॉर्ट ड्रेस पहने देखता है। जैसे ही अदिति की नजर उस पर पड़ती है, वो अपनी जीभ निकालकर उसको हाथों से इशारा करती है। सौरभ बिना किसी को कुछ बोले तुरंत ही उसकी तरफ जाता है और बोलता है, बस आया मेरी जान, तुम जैसी गाइड करने वाली मिल जाए तो तुम्हारे पास से ही न जाए कोई। मेरी जीभ में जादू है, देखना चाहोगे? मुझे पता है मेरी जान, जब तुमने मुझे इशारा किया था मैं तभी समझ गया था कि जो लड़का किसी लड़की को एक नजर देखता तक नहीं, वो तुम्हारी दी सदा से कैसे तुम्हारी ओर खिंचा चला आया। अब और इंतजार नहीं होता मुझसे, नहीं तो जल्दी से मुझे अपना बना लो। अदिति उसको अपने साथ अपने रूम में ले जाती है और उसको लंबी किस करती है। किस करने के बाद वो उसके करीब जाती है, उसे अपनी जीभ से लिक करना शुरू करती है। उसके ऐसा करते ही सौरभ अपनी सुध-बुध खो देता है और वहीं बेहोश हो जाता है। ऐसे ही अगले दिन सारे लड़के राफ्टिंग के लिए रेडी हो अदिति के पास जाते हैं, जहां अदिति उनसे बोलती है, तुम्हारा एक दोस्त सौरभ कहाँ है? पता नहीं साला कहाँ चला गया, रात से ही गायब है। इसके साथ कहीं जाना ही नहीं चाहिए, अब राफ्टिंग का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। सॉरी, पर आज आप सौरभ को ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ कुछ पता ही नहीं है और उस कमीने को ढूंढना बहुत जरूरी है। नील और आयु सौरभ को ढूंढने लगते हैं, जिसमें अदिति भी उनका साथ देती है। नील और आयु पूरा दिन उसको ढूंढते हैं, पर सौरभ कहीं नहीं मिलता और ना ही उसका फोन लगता है। दोनों दोस्त थक हार कर रात में अपने होटल आ जाते हैं, जहां वो रुके हुए थे, और आपस में बात करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है यार, आखिर सौरभ जा कहाँ सकता है? पता नहीं, मुझे तो अब डर लग रहा है, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। दोनों दोस्त अपने रूम में बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि थोड़ी देर बाद नील बाहर का नजारा देखने के लिए बाहर जाता है, जहां वो अदिति को अकेले शॉर्ट ड्रेस में देखता है तो उसका भी सौरभ की ही तरह जी मचलने लगता है। फिर वो तुरंत ही उसके पास जाकर बोलता है, अरे अदिति जी, आप अकेली और यहाँ क्या हुआ? वो क्या है ना कि आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। क्यों, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी सारी कमी को पूरा कर दूंगा। सच? तो चलो मेरे साथ मेरे रूम में, मैं तुम्हें अपनी जीभ का जादू भी दिखाऊंगी वहाँ। तुम्हारी जादुई जीभ है? वो कैसे? चलो तो सही मेरे साथ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अदिति नील को अपने साथ अपने रूम में ले जाती है
और उसके साथ भी ठीक सौरभ के जैसा ही करती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। नील को भी अपने साथ ना देखकर आयु हैरान हो जाता है और वो उसके वॉशरूम और पूरे होटल में उसे ढूंढने लगता है, पर नील उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो आदिति के पास जाता है और उससे बोलता है, मेरे दोनों दोस्त कहाँ हैं? सच सच बोलना, क्योंकि मुझे पता है ये सब तुम ही कर रही हो। अरे तुम ये सब कुछ क्या बोले जा रहे हो? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम टूरिस्ट लोग तो मेरे भगवान समान होते हो। मेरी रोजी रोटी चलती है इनसे। मेरे को ऐसा करके क्या मिलेगा, बताओ जरा। मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही भूला भरा बोल दिया तुम्हें। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हम किसी के लिए परेशान होते हैं तो। आयु को कुछ समझ नहीं आता और उसका पूरा शक अदिति पर जाता है। वो अपने दोस्तों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखवा देता है। पुलिस आसपास की जगह पर होटल में तलाशी करना शुरू कर देती है, पर उनको कहीं भी कोई सबूत मिल ही नहीं पाता। वहीं आयु का अदिति पर शक गहरा होता जाता है, पर बिना किसी ठोस सबूत के वो उसे कुछ कह ही नहीं पाता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, पर सौरभ और नील का कुछ अता पता ही नहीं चलता। पर आयु अपनी कोशिशों को जारी रखता है। साथ ही वो अदिति पर भी नजरें गड़ाए रखता है, पर उसे भी कोई सबूत नहीं मिल पाता। थक हार कर वो तीसरे दिन शाम को होटल के पार्क के एक झूले पर बैठा होता है और अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगता है। तभी अचानक से बारिश होती है और उसे सामने से हॉट सी शॉर्ट ड्रेस पहने हुए अदिति दिखाई देती है, जो ललचाई हुई आंखों से उसकी तरफ बढ़ती है और उसके करीब आकर खड़ी हो जाती है। पर आयु अपने आप को कंट्रोल करता है और बोलती है, मैं तुम्हारा सारा अकेलापन दूर कर दूंगी, बस तुम मेरे साथ रहो। अदिति उसको अपने साथ अपने रूम में ले जाती है, जहाँ वो सब की तरह उसको किस करती है और किस करने के बाद उसको बेड पर लेटाकर उससे बोलती है, मेरी जीभ में जादू है, देखना चाहोगे? पहले मैं अपने दोस्तों को देखना चाहूँगा। इतना बोल आयु उसके कमरे की तलाशी करने लगता है। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला, समझी तुम? इतना बोल वो अदिति की बड़ी सी अलमारी खोलता है, जिसमें वो अपने दोनों दोस्तों को अधमरे हालत में देखता है और बोलता है, ये क्या हालत कर रखी है तुमने मेरे दोस्तों की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं भी तो यही चाहती हूँ कि कोई मुझे ना छोड़े। तुम सभी लोग हमेशा मेरे साथ रहो, पर मेरे साथ तो कोई रहना ही नहीं चाहता। तुम ये सब क्यों कर रही हो? और ऐसा क्या है तुम्हारी जीभ में जो तुम्हारी क्लिक करते ही सब बेहोश हो जाते हैं? सच सच बोलना, नहीं तो आज तुम्हारा सारा खेल यहीं मेरे हाथों से खत्म हो जाएगा। अदिति डर जाती है। बताती हूँ, मैं सब सच सच बताती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि सारे स्मार्ट लड़के हमेशा मेरे साथ रहे, पर कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता। इसीलिए मैं उनको बेहोशी की हालत में अपने साथ रखती हूँ, ताकि उनमें से कोई मुझसे दूर ना जा सके। अच्छा, तो ये बात है। और तुम्हारी इस जादुई जीभ का क्या राज है? सच सच बताना, वरना। बताती हूँ, मेरी जीभ में कोई जादू नहीं है। तो तुम्हारे लिख करते ही ये सब बेहोश कैसे हो जाते हैं? वो जब मैं उन्हें लिख करती हूँ तो मैं इससे छोटी सी सुई उनकी बॉडी में चुभा देती हूँ, जिससे वो लोग बेहोश हो जाते हैं। क्योंकि इस सुई में मैंने एक बेहोशी की दवा लगा रखी है और कुछ नहीं। उसकी सारी सच्चाई सुन वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और पुलिस आकर उसको गिरफ्तार कर लेती है। वहीं वो अपने दोनों दोस्तों को उसके चुंगल से सही सलामत निकाल लेता है। उनको होश में लाकर अगले ही दिन अपने साथ दिल्ली ले आता है, जहां वो सब अपने घर चले जाते हैं। वहीं अदिति को अपने किए की सजा मिल जाती है। उनके साथ इतना सब होने के बाद वो दोनों बहुत डर जाते हैं और लड़कियों से दूरी बनाकर रखने लगते हैं। इसी तरह एक बार फिर सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है और वो सारे दोस्त मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। छाया अपना काम खत्म करके घर जा रही होती है। तभी उसको रास्ते में एक बूढ़ा मिलता है, जो कुछ कपड़ों को लेकर रोड के किनारे गिरा हुआ होता है। बूढ़ा होने की वजह से वो खुद उठ भी नहीं पा रहा था और उसके सारे कपड़े भी इधर उधर बिखरे हुए थे। छाया ये देखकर दौड़कर उस आदमी के पास जाती है और बोलती है, अरे बाबा,
आप गिर कैसे गए? आइए मैं आपको उठा देती हूँ। छाया उस आदमी के सारे कपड़े उठा देती है। छाया वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी वो बूढ़ा आदमी एक सुंदर परी में बदल जाता है और छाया को रोकते हुए वो परी बोलती है, रुको छाया, आप कौन है? यहाँ तो वो बूढ़े बाबा थे ना, वो कहाँ चले गए? हाँ छाया, मैं ही वो बूढ़ा आदमी थी। परी छाया के सामने बूढ़ा आदमी बन के वापस अपने परी रूप में आ जाती है और बोलती है, छाया, मैं काफी देर से यहाँ बूढ़े आदमी के रूप में गिरी हुई थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर तुम आई, तुमने मेरी मदद की, जिससे ये साबित होता है कि तुम एक बहुत अच्छी और सच्ची इंसान हो। इसलिए तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। मेरे लिए? पर क्या? ये लो 3 जादुई ड्रेस, लेकिन तीनों में ही बहुत बड़ा अंतर है। तीनों ड्रेस की अपनी खासियत है। जो सबसे खराब दिख रही है उसको पहनते ही तुम एक बहुत खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी। दूसरे जो काले रंग की है उसको पहनते ही तुम पर पैसों की बारिश होगी। और तीसरी जो दिखने में बेहद खूबसूरत है उसको पहनकर जो भी मांगोगी उसका उल्टा होगा। ठीक है जादुई परी, इन ड्रेस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। छाया भी घर आकर अपने तीनों ड्रेस को अलमारी में रख देती है। जिसके बाद छाया की सौतेली माँ सुधा उसके कमरे में आकर कहती है, अरे ओ छाया, कल तेरी बहन माया को देखने वाले आ रहे हैं, समझी? बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है, तो कल घर का सारा काम समय से पहले कर दियो, समझी? ठीक है माँ। इतना कहकर सुधा वहाँ से चली जाती है और अगले दिन माया को लड़के वाले देखने आते हैं। छाया उस दिन पहले ही अपना सारा काम खत्म कर लेती है और परी की दी हुई ड्रेसेस में से सबसे खराब ड्रेस को पहन लेती है। जिसके बाद में छाया का रूप एक सुंदर सी लड़की में बदल जाता है और साथ ही एक आवाज आती है, वाओ छाया, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, नजर ना लगे किसी की। कौन है यहाँ? छाया, ये मैं हूँ, तुम्हारी ड्रेस। अरे तुम बोल भी सकती हो? हाँ छाया, लेकिन बस तभी जब तुम इसे पहनोगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमको पता है मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे हमेशा से कोई चाहिए था जो मुझसे बात कर सके। अब तो मैं हमेशा तुमसे ही बात किया करूँगी। तो ठीक है छाया, अब तुम बाहर जाओ, तुम्हारी बहन को देखने वाले आ गए हैं। छाया उस जादुई ड्रेस की बात मानकर बाहर आती है। बाहर आते ही लड़के वालों की नजर छाया पर पड़ती है, जो कि एक खराब ड्रेस में भी बेहद खूबसूरत लग रही होती है, और वो लोग माया की जगह छाया को पसंद कर लेते हैं। अब इतने बड़े घर के लोग छाया को पसंद करके चले जाते हैं। ये बात माया को बर्दाश्त नहीं होती, और बेशक वो दोनों बहनें थी, लेकिन थी तो सौतेली ना। जिस पर माया इसके लिए बेहद गुस्से में छाया से बोलती है, तू बाहर क्यों आई? तेरे को पता नहीं है कि किसी भी जरूरी काम के समय तुझे बाहर आने के लिए मना किया गया है? फिर भी तू आई और मेरे लिए आए रिश्ते को हत्या के बैठ गई। खुश है ना अब तू? पर माया, मैंने क्या किया है? मैं तो कुछ बोली भी नहीं, बस आकर चुपचाप खड़ी ही तो थी। अरे तू तो चुप ही कर, कलंकनी कहीं की। अरे आज इतना बन ठन के आने की क्या जरूरत थी? कपड़े फटीचर थे, लेकिन शक्ल क्यों चमका कर आ गई करमजली? दोनों माँ बेटी छाया को खूब खरी खोटी सुनाती है। जिसके बाद छाया अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है और जादुई ड्रेस से बोलती है, जादुई ड्रेस, तुमने मुझे बाहर जाने को क्यों कहा? तुमने देखा ना माँ और माया को कितना बुरा लगा, उन्होंने मुझे क्या कुछ नहीं कहा। छाया, तुम रो क्यों रही हो? जिसने तुम्हें बुरा भला कहा वो तो खुद ही बहुत बुरे हैं, लेकिन तुम्हारे भाग्य का था जो तुम्हें ही मिलना था, इसलिए ही मैंने तुम्हें बाहर भेजा है। वो लड़का एक बहुत ही अच्छा और शरीफ घर का था, जो कि सिर्फ तुम्हें डिजर्व करता है, माया को नहीं। इसके बाद में रात होने पर छाया वो ड्रेस को उतार देती और रोज सुबह उस ड्रेस को वापस पहन लेती। ऐसे ही एक दिन जब छाया अपने काम से घर लौट रही थी, तो उसको एक गरीब परिवार भीख मांगते हुए दिखता है। तब छाया सोचती है कि क्यों ना दूसरी ड्रेस को पहनकर गरीब लोगों की मदद की जाए, और वो घर जाकर दूसरी काली ड्रेस को पहन लेती है। जिसके बाद में उसके कमरे में पैसों की बारिश होने लगती है और आवाज आती है, और कितने पैसे चाहिए छाया? छाया को इस बार पता होता है कि ये एक जादुई ड्रेस है, इसलिए वो इस बार उस ड्रेस से कहती है, जादुई ब्लैक ड्रेस,
इतने पैसे बहुत हैं। इनको मैं उन गरीबों में आसानी से बांट सकती हूँ। छाया अपने घर के आसपास जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनको पैसे दे देती है। उसके लोगों को पैसे बांटने की खबर उसकी बहन माया और माँ सुधा को पता चल जाती है, जिसके बाद वो छाया के पास जाती हैं और बोलती है, अरे ओ करमजली, ये सब क्या है? इतना पैसा तेरे पास कहाँ से आ गया कि तू लोगों में बांटती फिर रही है? अरे तेरी कमाई इतनी बढ़ गई क्या जो लोगों में बांटना शुरू कर दिया तूने? इसके बाद में छाया सारी बातें अपनी माँ और माया को बता देती है। छाया की बात सुन के दोनों हैरान हो जाते हैं और उनके दिमाग में एक खुराफात आती है। उस समय दोनों वहाँ से बिना कुछ कहे ही चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन छाया के काम पर जाने के बाद दोनों उसके कमरे में जाते हैं और अलमारी से तीनों ड्रेस में से सबसे खूबसूरत ड्रेस को निकाल कर कहती है, माँ, ये ड्रेस तीनों ड्रेस में से सबसे खूबसूरत है। मतलब इसका असर भी तीनों में सबसे अच्छा ही होगा। क्यों ना मैं ये ड्रेस पहन के एक बार बेहद सुंदर और अमीर बन जाऊं, जिसके बाद हम दोनों अपनी ऐश की जिंदगी जिएंगे। हाँ हाँ बेटी, जल्दी कर। माया वो सबसे खूबसूरत ड्रेस पहन लेती है। माया को इस बात का नहीं पता था कि उसने ये बात बिना जाने ही वो जादुई ड्रेस पहन ली। ड्रेस पहनने के बाद में उसको एक आवाज आती है, माया, मैं तुम्हारी ड्रेस बोल रही हूँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? माया और सुधा ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि ड्रेस तो बातें कर रही है। दोनों जादुई ड्रेस को खुद को अमीर बनाने के चक्कर में बिना सोचे समझे ही ड्रेस को ऑर्डर देने लगते हैं। जादुई ड्रेस, मुझे बहुत सारा पैसा और एक बड़ा सा घर और गाड़ी चाहिए। जादुई ड्रेस दोनों माँ बेटी को फुटपाथ पर ले आती है। उनका जो भी था वो भी गायब हो चुका था। दोनों अपनी हालत पर वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगते हैं कि तभी वहाँ छाया आ जाती है और अपनी माँ और बहन को ऐसे रोड के किनारे रोता देखकर वो बोलती है, माँ, माया, ये सब कैसे हुआ और तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे है? माया और सुधा उसको सारी बात बताते हैं और छाया उसकी ऐसी हालत देखकर जादुई परी को पुकारते हुए हाथ जोड़ लेती है और देखते ही देखते वहाँ जादुई परी आ जाती है, जिसको देखकर छाया परी से बोलती है, जादुई परी, मेरी माँ और मेरी बहन की हालत देखो कितनी बुरी हो गई है उस जादुई ड्रेस से। जादुई परी छाया की बात सुन के उसको पूरी सच्चाई बताती है। माया ने बिना जाने उस ड्रेस से जो भी मांगा, फलस्वरूप उसका उल्टा उसे मिला और उनकी ये हालत हो गई। जादुई परी की बात सुनकर छाया उससे बोलती है, जादुई परी, मेरी माँ और मेरी बहन ने लालच में आकर जो भी किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज उनकी हालत पहले जैसी कर दो। जादुई परी छाया के अच्छे स्वभाव के चलते उसकी माँ और बहन को माफ करके उनको पहले जैसा बना देती है, जिसके बाद में उसकी माँ और बहन को भी ये एहसास हो जाता है कि उन्होंने हमेशा ही छाया के साथ में बुरा व्यवहार किया है और जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। जिसके बाद में दोनों छाया से माफी मांगते हैं और उसके बाद छाया भी उस जादुई परी को वो तीनों ड्रेसेस वापस करते हुए कहती है, जादुई परी, मुझे अब इन ड्रेसेस की कोई जरूरत नहीं है, आप इन्हें वापस ले सकती हैं। जादुई परी छाया से सिर्फ 2 ड्रेस वापस लेती है, पैसे वाली ब्लैक ड्रेस और खूबसूरत ड्रेस। तीसरी खराब ड्रेस को वो छाया को उपहार के रूप में देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद छाया उस ड्रेस को पहनकर बेहद खूबसूरत हो जाती है और इससे उसकी माँ और बहन को भी अब कोई दिक्कत नहीं थी। तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और कुछ समय बाद में दोनों बहनों की शादी उसी बड़े घर के दोनों बेटों से हो जाती है और वो अपने ससुराल में खुशी खुशी और प्यार से रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।